नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। तो क्लास 8 की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था अपने हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, जिसका नाम था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आप सभी ने अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन किया होगा, जब हमने यहाँ पर भाषा की परिभाषा आपको लिखवाई थी, लिपि के विषय में बताया था और बाकी चीजें हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी भाषा के बारे में, और भाषा के लिए हमने कहा है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसको अपने परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार और सभी मित्रों आदि के संपर्क में उसको रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है। और जब वो अपने सभी लोगों के साथ रहता है तो उनके साथ वो अपने विचारों को भी शेयर करता है, अपनी बातों को, अपनी विचारों को वो शेयर करता है, जिसका माध्यम होती है भाषा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर भाषा की परिभाषा लिखी थी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये हमने भाषा के बारे में पढ़ा। और फिर हमने कहा भाषा के रूप, क्या हमेशा हम बोलकर ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं? किस तरह से हम अपने विचार, हमने कह तो दिया भाषा, लेकिन कैसी भाषा? तो भाषा के मुख्यतः हमने दो रूप यहाँ पर बताए। कौन कौन से दो रूप? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी अपनी बात को हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, बोलकर दूसरों को बताते हैं, तो वो मौखिक भाषा होती है। दूसरा हमने कहा लिखित भाषा। तो जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। तो ये दो रूप यहाँ पर हमने क्लियर किए। अब हमने एग्जाम्पल्स के लिए कहा था कि एग्जाम्पल लिख के लाएंगे सभी बच्चे, मौखिक और लिखित भाषा का। तो कौन कौन बच्चा एग्जाम के लिए लिखकर लाया है? जीआईसी बिरोन खाल। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, लिख कर लाए हैं आप उदाहरण? यस मैम। यस, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप काव्य का पाठ करते हैं, यानी कि अगर मैं कहती हूँ चलिए आप कविता पढ़िए, तो आप कविता को पढ़कर सुना रहे हैं सबको, तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। कहानी सुनाना कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। वार्तालाप करना, एक दूसरे से जब आप बातें करते हैं क्लास में बैठ के, तो वो भी मौखिक भाषा में ही होती है। समाचार वाचन, आपने सुना होगा जब टीवी पे आप समाचार सुनते हैं, तो ये भी मौखिक भाषा है। लिख के भी आपका आता है नीचे से, लेकिन जो ज्यादा समाचार होते हैं केवल हेडलाइंस लिख के आते हैं, पूरा जो समाचार होता है, पूरी जो न्यूज होती है वो आपको बोलकर बताई जाती है। और साथ ही भाषण, अगर कहीं पर भाषण हो रहा होता है तो वो भी रिटन में नहीं होता, वो आपको बोलकर बताया जाता है, ठीक है, तो वो भी मौखिक भाषा है। रेडियो पे जब आप समाचार सुनते हैं, गाना सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, कोई विचार सुनते हैं, कोई इंफॉर्मेशन सुनते हैं, तो वो भी आपकी मौखिक भाषा है। और कोई भी नाटक अगर कहीं पर हो रहा होता है, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में कोई नाटक करते हैं, तो उस नाटक में रंगमंच में, जैसे अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, तो आप नाटक के माध्यम से जब कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी मौखिक भाषा है, वहां पर भी आप मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आप लिख लिख के सबको नहीं दिखाते कि मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इस तरह से कहानी सुनाना, वार्तालाप करना, समाचार वाचन, भाषण, वाद विवाद, रेडियो, नाटक
और जो कार्यक्रम हम देखते हैं दूरदर्शन पर, ठीक है, ये सब मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी बात को बताने के लिए। अब बात आती है लिखित भाषा की। लिखित भाषा में हमने क्या कहा? लिखित भाषा में हमने कहा कि जब हम अपनी बात को, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा का रूप कहते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। यानी कि जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, तो लिखकर हम कैसे व्यक्त करते हैं अपने विचारों को? जब कभी आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को लेटर लिखते हो, पत्र लिखते हो जब आप अपने मित्रों को, तो वो क्या है? आपका लिखित भाषा है। यानी कि आप लेटर के द्वारा अपने मित्रों को कुछ समझाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो। इसी तरह से पत्रिकाएं, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो होता है उसमें आप इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ते हो? लिखित भाषा में, यानी कि लिखी हुई रहती है इंफॉर्मेशन, आप उसको पढ़ते हो। ठीक है। साथ ही साथ संस्मरण या कोई निबंध या कोई यात्रा वृतांत जब आप पढ़ते हो, ठीक है, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो संस्मरण हो, चाहे वो यात्रा वृतांत हो, चाहे कोई कहानी हो, जब आप उसको पढ़ते हो तो वो क्या है? लिखित भाषा। कहीं पर भी जब वो लिखी रहती है तो वो है लिखित भाषा। और साथ ही आजकल का सबसे मेन चीज एसएमएस, जब आप अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करते हो, अपने मित्र को मैसेज करते हो, मैसेज टाइप करके भेजते हो, तो वो आपका लिखित भाषा है। इसी तरह से ईमेल, अगर आपको कहीं दूर कोई लेटर भेजना है तो आप क्या करते हो? मेल करते हो, उसको आप फोन नहीं करते। किसी बड़ी अथॉरिटी से अगर आपने बात करनी है तो आपको उनका डायरेक्ट फोन नंबर आप नहीं उनको लगा सकते, आप उनको किसी भी सूचना के लिए पहले क्या करोगे? मेल करोगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हुई मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो ये तो हम भाषा के विषय में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम मातृभाषा के बारे में जानेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा, मातृभाषा वो होती है जिसे बच्चा अपने परिवार में रहकर परिवार के लोगों से सीखता है, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। ठीक है। एक और आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा यानी कि जिस भाषा का प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि एक देश के बहुत बड़े क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। एक और भाषा यहाँ पर आती है राजभाषा। ठीक है। एक और भाषा यहाँ पर आती है राजभाषा। ठीक है। तो राजभाषा क्या होती है? जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, मातृभाषा हमने क्या कहा कि जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से सीखता है, ठीक है, वह भाषा जिसे आप अपने परिवार से सीखते हैं। ठीक है। राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा, अधिकांश निवासियों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हमने कहा राजभाषा। तो राजभाषा
वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पर राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बारे में पढ़ा। तो देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, ठीक है। जो राष्ट्रभाषा होती है और राजभाषा होती है। अब आप सोचेंगे कि जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, जो राजभाषा है वो क्या है। तो दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है ये तो हमने बता दिया कि देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारे देश में वैसे तो हिंदी भाषा जो है वो अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को हमारे देश में मान्यता प्राप्त की गई है, क्योंकि हमारा देश क्या है, विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यानी कि बहुत अलग अलग यहाँ पर विभिन्न अलग अलग तरह के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस कारण, क्योंकि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो इस कारण यहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। कहीं आप सोचे कि हमारी राष्ट्रभाषा, अगर आपसे कोई पूछे तो हिंदी हमारी क्या है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा है। क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा है, क्योंकि राजभाषा में हमने कहा कि वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है। तो हमारे देश में जितने भी कार्यालय होते हैं, वैसे तो अब अंग्रेजी भी उतनी ही चलने लगी है, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग हमारे देश के कार्यालयों में, जब भी आपको कहीं पर लेटर कोई डालना है, पत्र डालना है, कोई भी सरकारी काम, कोई भी कार्यालय संबंधी काम जो होता है वो हिंदी भाषा में ही होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दो चीजें आपको क्लियर कर दी, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, दोनों में अंतर आपको क्लियर कर दिया। और दूसरा ये भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारा जो देश है, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को मतलब राजकाज में प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी को ही राजभाषा कहा गया है। तो ये भी हमने बता दिया कि जो भारत की जो टोटल 22 भाषाएं, यानी कि 22 जो भाषाएं हैं, भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी, ये टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता भारत में दी गई है। ठीक है, तो ये तो हमने भाषा के बारे में यहाँ पर जाना। अब जो भाषा है इसमें एक और चीज यहाँ पर आती है, बोलियां। ठीक है,
भाषाओं के अंतर्गत एक और चीज आती है, उसको कहते हैं बोली। अब ये बोलियां क्या होती है, क्लास 8th में है आप, काफी बार आपने ये शब्द सुना होगा, बोलियां। ठीक है, तो बोली जो होती है किसी भी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, और उत्तराखंड में जो एक पहाड़ी हिंदी जिसको कहते हैं, उसको दो अलग अलग बोलियों में डिवाइड किया गया है, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, तो इसी तरह से पूर्वी हिंदी जो है उसको भी अलग अलग बोलियों में बांटा गया है, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थान की जो भाषा है, उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग बोलियों में बांटा गया है, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी आदि। ठीक है, इस तरह से क्या होती है कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, बोली कहलाता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जब कोई भी बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब किसी बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे उपभाषा कहते हैं। ठीक है, जो कोई बोली है, अब देखिए अगर हम कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषाओं को मिला दें तो ये एक उपभाषा बन गई हिंदी की, जिसको कहेंगे पहाड़ी हिंदी। ठीक है, या तो पहाड़ी हिंदी यानी कि जब आप कुमाऊनी भाषा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगता है काफी सारे ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी के ही है। ठीक है, और गढ़वाली भाषा जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि काफी सारे जो वर्ड्स हैं वो हिंदी के ही हैं। तो इसीलिए यानी कि एक बड़ा क्षेत्र जब हो जाता है भाषा का तो उसको कहते हैं उपभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाषा के बारे में थोड़ा जो चीजें हैं वो डिस्कस की। अब एक और चीज यहाँ पर आती है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो है वो है आपका लिपि। लिपि जो कि हमने यहाँ पर आपकी जो टॉपिक को जब हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने लिखा भी है, बोली, लिपि तथा व्याकरण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लिपि हमने यहाँ पर हमने भाषा के बारे में जान लिया, बोलियों के यहाँ पर हमने भाषा के बारे में जान लिया और बोलियों के बारे में जान लिया। अब हम लिपि के विषय में यहाँ पर जानेंगे। तो लिपि क्या होती है, जब भी किसी भाषा को लिखने के लिए, जब भी आप कोई भी भाषा लिखते हैं, ठीक है, किसी भाषा को लिखने के लिए साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे बच्चा, किसी भी भाषा को लिखने के लिए, देखिए चाहे अंग्रेजी लिखते हैं चाहे उर्दू लिखते हैं, तो किसी भी भाषा को जब आप लिखते हैं, लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। नोट डाउन करते रहिए सभी। जब किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, तो लिखित भाषा में, यानी कि लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों की सहायता ली जाती है। ठीक है, अब लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों की सहायता ली जाती है। तो
उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि, जो भी आप ध्वनियां उच्चारित कर रहे हैं उनको लिखने की जो विधि होती है उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नोट डाउन करते रहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट डाउन करेंगे। तो हमने यहां पर पढ़ा कि उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है, यानी कि उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसे ही लिपि कहते हैं। और दूसरी बात हमने यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पढ़ी कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं ध्वनियों का तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक है, उसके कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं, तो वो प्रत्येक भाषा के अपने अलग होते हैं, तो उन्हीं को लिपि कहा जाता है। तो प्रत्येक भाषा की जो लिपि होती है वो अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा जो हमारी है उसकी लिपि है देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो आज आपका जो होमवर्क है वो है कि आप कुछ प्रमुख भाषाएं लेंगे और उनकी लिपियां, ये आप खुद से करेंगे, ढूंढ के लेकर आएंगे कि कुछ प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियां आप लिखेंगे। जैसे मैं यहां पर बता दूं, संस्कृत, ठीक है, ये आपकी मराठी, नेपाली, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, जर्मन, कश्मीरी। तो इन सभी भाषाओं की लिपि आप लिखकर लाएंगे होमवर्क में। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर भाषा और लिपि के बारे में पढ़ा, और इसको आप जो होमवर्क दिया गया है उसको आप जरूर करें, और जो आज पढ़ाया गया है उसको घर पर रिवाइज जरूर करें। कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।